सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीटी 2023 की परीक्षा के लिए इंडिया जीके के टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 3 से 4 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार साझा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है आपके हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, भानु अथैया, इनमें से कोई नहीं। ऑस्कर पुरस्कार साझा करने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया ने 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन अकादमी पुरस्कार जीता। ये भारत के लिए पहली बार था। ऑस्कर के अलावा भानु अथैया ने 2 सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, एक लगान के लिए और दूसरा 1991 की फिल्म लेकिन के लिए। प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर भानु अथैया का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारत की पहली अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने 1983 में गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता। अगर हम बात करेंगे जन्म की, तो भानु अथैया कोल्हापुर में उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने 1956 में गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी के साथ हिंदी सिनेमा में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, मनीला। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ADB, एशियाई विकास बैंक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक ADB इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद कर लीजिए इसको। ADB का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ADB एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मातसुंगु असकावा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। RK षणमुखम चेट्टी। देखिए गाइस, RK षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। RK षणमुखम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ बातें हैं वो जान लीजिए। अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली हिल्स प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हाशिए पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और दिलवाड़ा मंदिर अरावली रेंज में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। अजमेर अरावली की घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध शहर भी है। हल्दी घाटी दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर जो है ये पर्वत अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है कि सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की
कुछ उत्कृष्ट कृतियां हैं? भीष्मसायनी, प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। जो लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। प्रेमचंद्र प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव का कलम का नाम है। धनपत राय श्रीवास्तव ने शुरू में कलम नाम नवाब राय के तहत लिखना शुरू किया। कलम का नाम बाद में प्रेमचंद में बदल गया। वे हिंदी और उर्दू भाषाओं के प्रसिद्ध लेखक थे। क्रिकेट मैचिंग नामक पुस्तक प्रेमचंद की अंतिम प्रकाशित कहानी थी। प्रेमचंद के सम्मान के रूप में गूगल ने 2016 में उनके 136वें जन्मदिन पर एक गूगल डूडल प्रकाशित किया। सो का छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? रेबीज, चिकनपॉक्स, चेचक, यक्ष्मा। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, यक्ष्मा। देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड बुखार, हैजा, तपेदिक, एंथ्रेक्स, टेटनस। विषाणु की बात करें तो विषाणु से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, जीका बुखार और पोलियो। प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो हैं मलेरिया, काला आजार। कवक की बात करें तो कवक से होने वाले रोग हैं त्वचा में संक्रमण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका हर हाल में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। हरियाणा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक हस्तशिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी जाना जाता है। ये फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22, 25, 2, 100। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष है और किसी विशेष भाषा को विशेष दर्जा प्रदान नहीं करता। इनमें से 14 भाषाओं को शुरुआत में संविधान में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी को भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 3 और भाषाओं कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली की भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाएं 22 हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। देखिए, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उन फैक्ट को अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो 1921 के शुरुआती दिनों से उनके जीवन को कवर करती है। सो गए 10वां क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? रोलेट, सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा। जो बच्चे सविनय अवज्ञा पर टिक कर रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 11वां क्वेश्चन देखेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं? गीता शेट्टी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा। जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं अभिनव बिंद्रा। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। 1951 में संस्था बुद्ध विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं
और स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है। अंतिम बार 2019 में सम्मानित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2019 दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारत का लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी जयंती अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। बाद में वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? बी आर अम्बेडकर, अरबिंदो घोषो, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उनका जन्म बंगाल में 1772 में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने बनारस में अपनी पारंपरिक संस्कृत शिक्षा और पटना में अरबी और फारसी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का भी गहन अध्ययन किया। 14वां क्वेश्चन देखेगा, रबी की फसलें खालिस्तान बोई जाती हैं? अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, मई जून, जनवरी फरवरी। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। रबी की जो फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? मर्फी, न्यूटन, कोपरनिकस, वास्को डी गामा। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोपरनिकस। इनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस। एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह एक पोलिश खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस ने 1532 में अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशनिविश ऑर्बियम कोरलेस्टिशियम ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेबनली स्केर्स की पहली हस्तलिखित प्रति समाप्त की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, कुछ वर्ड जो होते हैं थोड़ा सा बोलने में समस्या होती है, कुछ कठिन वर्ड जो होते हैं, जैसे कि ये लिखा है, आप देख सकते हैं कि रेवोल्यूशनिविश ऑर्बियस, देख सकते हैं आप लोग, कोलेस्टियम। हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, देख सकते हैं क्योंकि ये जो वर्ड है आपका कितना कठिन है, फिर मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। इसमें कोपरनिकस ने स्थापित किया कि ग्रह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने सौरमंडल के नमूने और ग्रहों के मार्ग की भी खोज की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये आपको ध्यान में रखना है। हीराकुंड की अगर हम बात करें तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों की सूची में भी है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? खुशबू मेहता, भावना शर्मा, अंजलि गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अवनी चतुर्वेदी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी एक भारतीय पायलट हैं। वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं। अवनी चतुर्वेदी राजस्थान के सूरतगढ़ में भारतीय वायुसेना के नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स का एक हिस्सा हैं। वह MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां।
निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? झेलम, चेनाब, गंगा, ब्यास। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गंगा है। सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, अगस्टिस, द्राम, कुर्रम, टोंची, गोमल, बिबोआ और शंगर शामिल हैं। ये हिमालय सहायक नदियां सुलेमान पर्वत से निकलती हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु को तिब्बत में शिंगी खमन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में जास्कर और लद्दाख के बीच बहती हुई ये बाल्टिस्तान और लद्दाख से होकर गुजरता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई में असम। भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है, जो कि भारतीय राज्य में है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा है। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, असम। डिगबोई असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें जान लीजिए। डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। डिगबोई भारत और एशिया में पहली तेल रिफाइनरी है। इसे वर्ष 1901 में प्राप्त किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, रूबेला, हैजा। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, हैजा। 21वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 66 साल, 58 साल, 60 साल, 62 साल। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 62 साल। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति होते हैं। सो गाइस, 22वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? फैलाव, बिखरने, विपर्तन, ध्रुवीकरण। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिखरने। हवा में धूल जल वाष्प के अणुओं के कारण प्रकाश बिखर जाता है। एक साफ बादल रहित आकाश नीला होता है क्योंकि हवा में कण लाल प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक सूर्य से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सूर्यास्त के समय जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हम लाल और नारंगी रंग देखते हैं, क्योंकि नीला प्रकाश की रेखा से काफी दूर प्रकीर्णित हो जाता है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से क्वाशिओरकोर रोग होता है? प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रोटीन की कमी के कारण शिशुओं में क्वाशिओरकोर लाल बालों वाला शरीर और मोमार्स होता है। प्रोटीन प्राथमिक खाद्य पदार्थों और अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन को राइबोसोम पर अमीनो एसिड के रैखिक अनुक्रम के रूप में संश्लेषित किया जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ होते हैं। प्रोटीन के स्रोत दूध, अंडे, मछली, मांस, दालें और सोयाबीन है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 24वां। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? सूरत, लाहौर, कराची, बेलगांव। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन सूरत में जो है शुरू हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। 25वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। राज्य विधायिका के सभी सदस्यों को बजट पर मुख्य बातें देखने के लिए आईपैड प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष का बजट राज्य में आदित्यनाथ सरकार का 5वां बजट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में अनुच्छेद खालिस्तान शामिल हैं,
तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 से 4 संविधान की पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या है तथा इसमें 29 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। 27वां क्वेश्चन देखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? रंगपुर, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी। जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राखीगढ़ी। 2014 में राखीगढ़ी में 2 और टीले खोजे गए जिसके कारण ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल बन गया। इस स्थल का उत्खनन एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ ने किया था। यह एक पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो लगभग 6500 ईसा पूर्व की है। बाद में यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व की परिवक्त सिंधु घाटी सभ्यता का भी हिस्सा हो गया। 28वां क्वेश्चन है गाइस कि ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? JL नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें जान लीजिए। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री थे। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, पश्चिमी घाट, अरावली रेंज। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट पश्चिमी प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार किस चैनल द्वारा अलग किए गए हैं? 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 10 डिग्री। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पुस्तक इंडिया 2022 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए APJ अब्दुल कलाम जो है भारत 2020 ए विजन फॉर द मिलेनियम इनकी पुस्तक का नाम है, आप ये याद कर लीजिए। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम है। इग्नाइट माइंड अनलिसिंग द पावर विथ इन इंडिया, द लुमिनस स्पार्क, ए बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर्स, गाइडिंग सोल डायलॉग ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। ये पुस्तक के नाम इनके, इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम, मोहिनी अष्टम, कुचिपुड़ी, कथक। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के तंजौर जिले में उत्पन्न सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। 33वां क्वेश्चन देखेगा, बेल्ट प्रकार के घास के मैदान किस स्थान पर स्थित हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, एशावातिनी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के घास के मैदान हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य का समयावधि जो है लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था।
मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पीटीटी 2023 की परीक्षा के लिए इंडिया जीके के कुल 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।